तुषार, सुषमा, प्रद्युमन, प्रद्युम्यु प्रद्युमना शर्मा, के समर्पित अजय, किशोर, नागेंद्रा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल बढ़िया सवाल आपके पास जारी है और हम क्लास में स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स के साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट तब तक एक कलर हम आपके लिए डिजाइन करते हैं, एक कलर बनाते हैं, लिखेंगे हम काइनेमेटिक्स। काइनामेटिक्स इसे बेटा हिंदी में कहते हैं काइनामेटिक्स को, यानी मैकेनिक्स वाला पार्ट क्लास के अंदर हम शुरू कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं शुद्ध गति की, यानी यहाँ पे शुद्ध रूप से गति की, मोशन की बात की जाएगी। तो काइनेमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अगले सारे के सारे चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे गति की, मोशन की, उसके बाद आएंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के गति के नियम तभी समझ पाओगे आप जब आपको काइनेमेटिक्स आती होगी। फिर जब न्यूटन गति के नियम समझ लोगे तो तभी आप ग्रेविटी वाला चैप्टर समझ पाओगे। फिर ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, वर्क, पावर, एनर्जी। तो सारे चैप्टर जो है सब मैकेनिक्स से कनेक्टेड चैप्टर हैं। तो अगर आपने बीच में क्लास छोड़ दी, एक आध क्लास नहीं ली, तो बड़ी समस्या आएगी। तो बिल्कुल पहले दिन से ही बहुत समझदारी के साथ चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो काइनेमेटिक्स है बेटा, इसका मतलब देखो क्या है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि आप करते हैं स्टडी ऑफ मोशन, गति का अध्ययन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। हिंदी में अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। हिंदी में शुद्ध गति की का मतलब ये होता है बेटा, बिना गति, इसमें लिखेंगे यह पूरा ले देता हूं मैं हिंदी वालों के लिए। शुद्ध गति की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें गति का अध्ययन, स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है बिना यह जाने कि गति उत्पन्न क्यों हुई। बेटा इस बात को समझना, मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब हम अभी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, तो हम स्टडी करेंगे मोशन की, यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है, मोशन में है, तो हमें उसका अध्ययन करना है। अगर एक वस्तु भाग रही है, तो अगर वो गति में तो कितनी दूरी तय करेगी, उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी तय की जाएगी। कोई वस्तु भाग रही है तो उसकी स्पीड, उसकी चाल कितनी होगी। कोई वस्तु भाग रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कितना होगा। यानी इसमें हम गति का अध्ययन करेंगे तो, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि वो वस्तु गति में क्यों आई। विदाउट नोइंग, बिना जाने, द कॉज ऑफ मोशन, बिना यह जाने कि गति उत्पन्न क्यों हुई है, हमें गति का अध्ययन करना है। यानी अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक वस्तु भाग रही है, तो आप मेरे से नहीं पूछोगे सर क्यों भाग रही है। मैं कहूंगा एक वस्तु की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, तो बस आपको मानना है कि वस्तु 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसके पास स्पीड आई कैसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ये गति उत्पन्न क्यों हुई, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे न्यूटन के गति के नियमों में। काइनेमेटिक्स में कॉज क्या है उसके बारे में हमें कोई स्टडी नहीं करनी है, केवल हमें मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक दो बच्चे परेशान है कि यूट्यूब पर क्लास को चल रहा है। यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रहा भाई, यूट्यूब का इंटरफेस यूज किया जा रहा है। और आप लोग पढ़ाई में ध्यान दिया करो। ये फालतू की बात, यहाँ क्लास क्यों चल रहा है, वहां क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, जो इन पर ध्यान देगा ना उसके सिलेक्शन नहीं होते। जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। अभी मैंने क्या बताया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम काइनेमेटिक्स चैप्टर जब पढ़ेंगे, गति की हम बात करेंगे, तो जब मैं आपसे कहूंगा कि एक वस्तु गति में है, तो बस आपको ये मानना है कि वो गति में है, वो गति में क्यों आई, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा काइनेमेटिक्स में। इससे मतलब हमें कब होगा कि वस्तु गति में क्यों आई, ये बात हम करेंगे न्यूटन के गति के नियम में, ठीक है। तो हमारे पास में तो जो काइनेमेटिक्स है, मैंने क्या लिखा इसमें कि शुद्ध गति की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मोशन का स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को आप सिंपली मोशन भी कह सकते हैं, इसमें हम गति का अध्ययन करेंगे बिना यह जाने की गति उत्पन्न क्यों हुई, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक। अच्छा, अब अगर बेटा कोई वस्तु गति में होगी तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि पहले हम ये समझे कि गति का मतलब होता क्या है। तो हम इस क्लास के अंदर दो चीजों को भी समझेंगे, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं एकदम, और फिर मैं इनसे सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। सबके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। तो एक बार जब हम थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम विराम अवस्था और गति, रेस्ट एंड मोशन, विराम अवस्था और गति। ये बेटा ये कनेक्टेड चीजें हैं, रेस्ट और मोशन, इन्हें हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की, विराम अवस्था की।
तो टेक्निकली फिजिक्स में रेस्ट का मतलब क्या है उसे समझो, ठीक है। अब एक बच्चे ने तो कितना बढ़िया लिखा, मैंने कहा कि काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे गति के बारे में बिना यह जाने कि गति उत्पन्न क्यों हुई, क्यों उत्पन्न हुई हमें मतलब नहीं है। तो ऐसे एक बच्चा कह रहा है कि जैसे ये बिल्कुल वैसे हुआ कि जैसे हमें पढ़ना है बिना यह जाने कि वीडियो कौन से इंटरफेस पर चल रही है, वो यूट्यूब इंटरफेस पर चल रही है किसी और पे चल रही है। अच्छा ने बड़ा कनेक्ट किया इसने, वो बात लगे 15-20 सेकंड हमारे खराब कराए क्लास के इसने, और बढ़िया लगा मैं देखकर। एक बच्चा कह रहा है कि एक बैच को इसने परचेज किया था, सारे लेक्चर लोग हो गए। देखो अभी हमारे यहाँ क्या है कि बहुत बड़े स्केल पर एक नया सर्वर स्टेब्लिश किया जा रहा है जिसमें बच्चों का डेटा कम से कम खर्च हो, बढ़िया स्पीड से वो देख सकें। तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जा रहा है। तो उस चक्कर में अभी काम चल रहा है सर्वर के ऊपर, पूरा एकदम एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसलिए कुछ समस्या पुराने बैच वाले बच्चों को आ रही है कि कोई वीडियो मान लो जो है वो रुक रह गई, अभी शो नहीं कर रही है। तो सारी चीजें 1-2 दिन में दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, ठीक है। कमेंट सबके दिख रहे हैं, फालतू लाइन किसी को नहीं लिखनी, कमेंट शो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब कोई बच्चा कमेंटबाजी नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक किसी कमेंट नहीं आना चाहिए। मैं कमेंट सामने से हटा के भी पढ़ाता हूँ पहले 10-15 मिनट, फिर क्वेश्चन जब आपसे पूछूंगा तब आपको कमेंटबाजी करनी है। अब देखो आप कहोगे सर रेस्ट विराम अवस्था फिजिक्स में ही होता है कि अगर बेटा कोई वस्तु रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही। तो अगर किसी वस्तु की पोजीशन समय के साथ ना बदले, जैसे आपके घर का बेड है, ये कल भी यही रखा था, 2 महीने पहले भी यही रखा था, आज भी यही रखा है, तो आप ये कह सकते हो कि सर जो हमारे घर का जो बेड है या हमारे घर का जो सोफा है ये रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, इसकी पोजीशन बदल नहीं रही है, ये कमरे के जिस कोने में पड़ा हुआ है पिछले 6 महीने से वहीं पड़ा हुआ है, यानी ये 6 महीने से रेस्ट पर है। ये तो होगी आम भाषा, यानी कि आम जिंदगी। अब मिनटोस जिंदगी क्या है कि आपको जब फिजिक्स में रेस्ट पढ़ो तो आपको एक शब्द और कनेक्ट करना पड़ेगा। फिजिक्स में आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर कोई वस्तु की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए रेस्ट पर है। यानी अगर मैं कभी ये कह दूं कि ये बेड रेस्ट पर है तो ये बेड मेरे लिए रेस्ट पर है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे ब्रह्मांड के लिए रेस्ट पर है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है, तो ये वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से कोई बच्चा है, उसे भी अगर किसी वस्तु की पोजीशन बदलती हुई ना दिखे तो आप भी कह दोगे कि ये वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है। तो रेस्ट का मतलब ये है कि पोजीशन समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए किसी ऑब्जर्वर के लिए। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के लिए, किसी ऑब्जर्व करने वाले के लिए, यानी कि प्रेक्षक के लिए, चीजों को देख रहा है, अगर उसके लिए पोजीशन नहीं बदल रही है तो हम कहेंगे वस्तु रेस्ट पर है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? इफ द पोजीशन, हिंदी इंग्लिश सब में लिखूंगा मैं, टेंशन मत लेना। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not changing with time with respect to an observer comma the object is said to be in a state of rest for that observer। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, प्रेक्षक यानी कि बेटा ऑब्जर्वर, जो चीजों को देख रहा है, जैसे भी ऑब्जर्वर के तौर पर हम अपने आप को मान के चलेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ न बदल रही हो तो वस्तु उस प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में कहलाती है। विरामावस्था में कहलाती है। अभी सारी डेफिनेशन भी क्यों लिखवा रहा हूं, उनकी सबकी आपको वैल्यू थोड़ी देर में पता चलेगी जब क्वेश्चन करेंगे हम। तो मैंने क्या कहा कि एक सिंपल इंसान के लिए कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदल रही हो तो उस इंसान के लिए वस्तु विराम अवस्था में रेस्ट पर कहलाएगी। तो दोबारा सुनेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, अगर पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर दैट ऑब्जर्वर। तो किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तो वस्तु उस प्रेक्षक के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए जिसके सापेक्ष नहीं बदल रही है, उसके लिए क्या कहलाएगी? विराम अवस्था में। लेकिन मोशन, गति क्या होगा? बस एक शब्द का चेंज आ जाएगा। तो मोशन का मतलब क्या है? अगर किसी वस्तु की स्थिति
सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर दैट ऑब्जर्वर। तो किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तो वस्तु उस प्रेक्षक के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए जिसके सापेक्ष नहीं बदल रही है, उसके लिए क्या कहलाएगी? विराम अवस्था में। लेकिन मोशन गति क्या होगा? बस एक शब्द का चेंज आ जाएगा। तो मोशन का मतलब क्या है? अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही हो, जैसे अब एक गली में जाओ, कोई बाइक वाला भाई अभी यहां पर है, एक सेकंड के बाद यहां, एक के बाद यहां, एक के बाद यहां, एक के बाद यहां, तो अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है, कोई व्यक्ति आपने देखा, कोई वस्तु आपने देखी, समय के साथ उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन लगातार बदल रही है, तो आपके लिए वस्तु गति में हो गई। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? इफ बिल्कुल सेम इसी डेफिनेशन में मैं लिखूंगा, इसी लैंग्वेज में। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, बस नोट हटा दिया, सेम का सेम हो गया। इज चेंजिंग with time with respect to an observer, comma, the object is said to be the object is said to be in a state of motion for that object। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ बदल रही हो तो वस्तु उस प्रेक्षक के लिए उस प्रेक्षक के लिए गति में कहलाती है। अब आपका काम शुरू हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस आधार पर आपको आंसर देना है। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपने किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु की लोकेशन, पोजीशन आपके लिए बदल रही है तो वस्तु आपके लिए गति में है। आपने किसी वस्तु को देखा, वो वस्तु वहीं कहीं पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन नहीं बदल रही तो वस्तु आपके लिए रेस्ट पर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे देखो क्या है, इस आधार पर टीचर पेपर में लंबी चौड़ी कहानी तो पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब इसके आधार पर पूछेगा क्या, उस बात है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, बेटा मैंने एक वस्तु देखी और वस्तु मुझे रेस्ट पर विराम अवस्था में दिखाई दे रही है, एक जगह पड़ी हुई है। तो अगर किसी वस्तु को जब मैं देखता हूं, अगर वो मुझे रेस्ट पर विराम अवस्था में दिखाई दे रही है तो वस्तु आपको भी रेस्ट पर दिखेगी या आपको मोशन में दिखेगी? आपके लिए कैसी होगी? अगर कोई वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है तो आपके लिए रेस्ट पर होगी या मोशन में होगी? ये बताओ। अगर कोई वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है, मेरे लिए विराम अवस्था में है, तो आपके लिए रेस्ट पर होगी या मोशन में होगी? शुभांकर सरकार का, सोनू का गलत हो गया है। एक सागर कुमार का भी तक का ठीक है, बाकी सबका गलत है। एक अमन सिंह का ठीक है। देखो, आप बात को समझ नहीं पाए हो। जितने बच्चे कह रहे कि हमारे लिए भी रेस्ट पर होगी, उन सबका गलत है। जो कह रहे हमारे लिए मोशन में होगी, उनका भी गलत है। आपको ये कहना है कि सर अगर कोई वस्तु आपको रेस्ट पर दिख रही है, आपके लिए पोजीशन नहीं बदल रही, आपके लिए तो रेस्ट पर है, पर वो वस्तु जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी रेस्ट पर हो। अगर कोई वस्तु मुझे रुकी हुई दिख रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी रुकी हुई दिखे। वो आपके लिए रेस्ट पर भी हो सकती है और आपके लिए मोशन में भी हो सकती है। देखो सारा जो खेल है, बार बार ये ऑब्जर्वर शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा। अगर कोई वस्तु मुझे रुकी हुई दिख रही है, जरूरी नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को ही रुकी हुई दिखे। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो कोई वस्तु की पोजीशन जिसे रुकी हुई दिखेगी उसके लिए रेस्ट पर है। तो अगर कोई वस्तु मुझे रुकी हुई दिख रही है, देखो वो आपको गति में भी दिख सकती है और आपको रेस्ट में भी दिख। जैसे मान लो ये एक बड़ा ट्रेन है, ये समझेंगे। मान लो कि मैं एक ट्रेन में हूं और आप में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया। जैसे हम कुछ का नाम पढ़ देते हैं, शिवम राजपूत, शशिकांत यादव, शुभांकर, जय बत्रा, अभिषेक, रवि गुप्ता, फैन ऑफ कैरियरविल टीचर्स नाम का एक बच्चा है। मान लो कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बाकी का भी हुआ जिनका मैंने नाम नहीं लिया। पर ये बच्चे क्या हुआ, ये मेरे साथ कह रहे सर घूमने चलेंगे, और हम सब घूमने जा रहे हैं। मान लो कि गोवा जा रहे हैं, हमने एक ट्रेन कर ली, हम एसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है और आप सब इधर उधर बैठे हुए ट्रेन के अंदर ही हैं। मैं भी कॉफी पी रहा हूं, ये सामने वाला बच्चा भी कॉफी पी रहा है। तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है ये रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, पिछले 3 घंटे से ट्रेन की इसी सीट पर बैठा हुआ है।
इस बच्चे को लगेगा गुरुजी रेस्ट पर हैं, गुरुजी वहीं के वहीं बैठे हुए 3 घंटे से, तो मैं इसके लिए और ये मेरे लिए, हम आपस में रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है ट्रेन के, जो खेत में खड़ा है और उसके खेत के सामने से ट्रेन की पटरी जा रही है, एक ट्रेन निकली, तो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसे क्या लगेगा कि ये मास्टर बच्चों के साथ अभी यहां पर था, अब ये यहां पर पहुंच गया, अब ट्रेन के साथ साथ यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, अब यहां दिख ही नहीं रहा है। तो जो व्यक्ति ट्रेन के बाहर खड़ा होकर देख रहा है उसे हम सब मोशन में, गति में दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सामने जो बच्चा मेरे बैठा है, ये बच्चा मेरे लिए तो रेस्ट पर है, मेरे लिए तो विराम अवस्था में है, लेकिन जो बच्चा ट्रेन के बाहर खड़ा होगा उसके लिए गति में है। तो अगर कोई वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो पूरे ब्रह्मांड के लिए ही रेस्ट पर होगी। अगर कोई वस्तु मुझे रुकी हुई दिख रही है, हो सकता है कि बगल वाले को भी रुकी हुई दिख रही हो, या हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को गति में दिखाई दे रही हो। तो रेस्ट और मोशन जो है ये बेटा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव यानी कि सापेक्ष, कि किसके सापेक्ष ये देख रहा है। ये यूनिवर्सल चीजें नहीं है, ये एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि सबके लिए एक जैसी होगी। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं चीज को लिख देता हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कैसे लिख सकते हैं? रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, आर नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, दे आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हिंदी में लिखेंगे विराम अवस्था और गति, विराम अवस्था और गति निरपेक्ष अवधारणा नहीं है, अवधारणा नहीं है ये सापेक्ष कॉन्सेप्ट, ये सापेक्ष अवधारणा है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें अभी भी समस्या आ रही हो, मैं उन्हें थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं इस बात को, एक डेली लाइफ के एग्जांपल से आप बहुत बड़े समझ जाओगे। इसका देखो मतलब क्या है। देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क होता है इसे समझो। जैसे मेरा नाम जो है अंकुर है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कहीं सड़क पे खड़ा हूं, कहीं ऐसे कोई फंक्शन में गया मैं, और फंक्शन में अभी भीड़ है तो मैं बाहर सड़क पे खड़ा हूं, तो कोई व्यक्ति आएगा और पूछेगा आपसे कि भाई ये कौन खड़ा है, तो आप कहोगे ये अंकुर सर हैं। ये किसी दूसरे बच्चे से पूछेगा भाई इनका नाम क्या, वो भी अंकुर बताएगा। मेरे पिताजी से पूछेगा कोई कि भाई इस बंदे का नाम क्या है, इस लड़के का, वो अंकुर बताएंगे। मेरी माताजी भी, मेरे भाई भी, मेरी बहन भी। यानी मेरा जो नाम है वो एब्सोल्यूट है, यानी कि निरपेक्ष है। मेरा नाम कोई भी देखे मेरा नाम अंकुर ही बताएगा। इस क्लास में अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2000 बच्चे मुझे अंकुर ही बोलेंगे, सबके लिए अंकुर। मेरे घर वालों के लिए भी मेरा नाम अंकुर, राकेश यादव सर के लिए भी मेरा नाम अंकुर है, और बाकी टीचर के लिए नाम भी अंकुर है। यानी कि मेरा जो नाम है वो एब्सोल्यूट है, वो निरपेक्ष है, वो किसी चीज के पक्ष पर डिपेंड ही नहीं करता कि देख कौन रहा है, एब्सोल्यूट। लेकिन जब मैं किसी फंक्शन में बाहर खड़ा हूं, अब एक बच्चा आया, उसने मेरे पैर छुए, उसने कहा ताऊ जी नमस्ते। हो सकता है कि वो मेरे छोटे भाई का बेटा हो, ताऊ जी नमस्ते कह रहा है। एक बच्चा आया, वो कह रहा है मामा जी नमस्ते, वो मेरी बहन का बेटा मुझे मामा बता रहा है। मेरे पिताजी आए, मुझे बेटा ही कह रहे हैं। एक कोई व्यक्ति आया, मुझे जीजा कह रहा है। एक व्यक्ति को आया, मुझे कोई फूफा कह रहा है। यानी अब जो बच्चा देख रहा है, जब मेरी बहन का बच्चा मुझे देखेगा तो उसे मेरे अंदर मामा दिखेगा, मेरे भाई का बच्चा देखेगा तो उसे ताऊ दिखेगा। यानी रिलेटिव हो गया, रिश्ते हमारे हो गए रिलेटिव। यानी मैं ही किसी का ताऊ भी हो सकता हूं, किसी का मामा भी हो सकता हूं, किसी का फूफा भी हो सकता हूं, किसी का बेटा भी हो सकता हूं, किसी का बाप भी हो सकता हूं। तो रिलेटिव हो गया कि देख कौन रहा है। मेरी बेटी जब मुझे देखती है तो पिछात पे उसे दिखता है कि पापा खड़े हैं, समझ रहे हो। मेरी माँ जब देखती है कि मेरा बेटा खड़ा है। तो ऐसे रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव है, देख कौन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। वही चीज किसी के लिए रुकी हुई हो सकती है, किसी के लिए गति में हो सकती है। जैसे मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सारे के सारे पेड़ भाग रहे हैं, आपको पेड़ भागते हुए दिखते हैं, तो आपके लिए पेड़ मोशन में है, इसमें कोई गलती नहीं। आप कह सकते हो अगर आप ट्रेन के अंदर हैं कि मेरे लिए पेड़ मोशन में है, गति में है। लेकिन जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे खाट बिछा के सो रहा है, वो क्या कहेगा, ये पेड़ तो रेस्ट पर है, मेरे दादा ने लगाया था, दादा के सामने भी रुका हुआ था, पिताजी के सामने भी, मेरे सामने भी। तो उस व्यक्ति की भी कथन सही है कि भाई ये पेड़ मेरे लिए रेस्ट पर है, क्योंकि वो पेड़ वहीं दिख रहा है। और हमारा भी सही है कि वो पेड़ मोशन में, क्योंकि हमें भागता हुआ दिख रहा है। तो रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज किसी व्यक्ति को रुकी हुई दिख रही है तो पूरे ब्रह्मांड को रुकी हुई दिखे, किसी को चलती हुई दिख रही है तो सबको चलती हुई दिखे। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। ठीक, अब जो मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई वो इस क्वेश्चन के लिए सुनाई गई है। ये क्वेश्चन आया पेपर में, बहुत सारे बच्चे से गलत करके आ गए थे, इसलिए इतनी भूमिका बांधी गई। अब आपको ठीक करना है। इतनी कहानी सुनने के बाद अगर एक बच्चे ने भी गलत कर दिया तो हमारा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार है। इसे करो, स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक में कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट में द अर्थ मूव्स एंड सन इज एट रेस्ट, पृथ्वी गति करती है, सूर्य रुका हुआ होता है। एक में कह रहा है कि सूर्य गति करता है और पृथ्वी रुकी हुई होती है। एक में कह रहा है कि सूर्य मूव करता है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ एंड अर्थ मूव करती है विद रेस्पेक्ट टू सन। एक कह रहा है कि बोथ सन और जो अर्थ है वो रेस्ट पर हैं। इस पर टिक लगा के आएंगे आप। बहुत बढ़िया, देखने को हमें आंसर मिल रहे हैं। एक पूरी क्लास का जो रिकॉर्ड है वो खराब कर दिया एक बच्चे ने, लोकेश यादव। आंसर दिया हुआ है उसने। हाँ, अगर मान लो कि वो ऐसा नहीं लिखता, ये रेस्पेक्ट वाला शब्द, सापेक्ष वाला शब्द नहीं लिखता, तो फिर आप हो सकता है कि आप ए ऑप्शन से काम चला लेते।
ए से काम चला सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको उसने डिटेल में एक बच्चा कह रहा है ट्री क्या होगा, रेस्ट या मोशन, ये बच्चा समझा ही नहीं बात को। मैंने कहा बेटा कोई चीज ना रेस्ट पर होती ना मोशन में होती, वो डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट है ना एब्सोल्यूट मोशन है। ट्री रेस्ट पे है कि मोशन में है? अगर आपको ट्री रुका हुआ दिख रहा है, आप ट्री के नीचे खड़े हैं तो ट्री रेस्ट पर है, अगर आप ट्रेन के अंदर हैं तो ट्री आपके लिए मोशन में है। वही पेड़ मोशन में है मेरे लिए, अगर मैं चलती हूँ ट्रेन से देख रहा हूँ, वही ट्री मेरे लिए रेस्ट पर है अगर उसके नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ। तो मैंने भी क्या कहा, ये बच्चा कह रहा है जी रेस्ट पे है कि मोशन में है। बेटा ऑब्जर्वर देखने वाले पर डिपेंड करता है, ना कोई चीज रेस्ट पर होती ना कोई चीज मोशन में होती, ये किसी ऑब्जर्वर के लिए होती है। आप सूर्य के ऊपर बैठ के देखेंगे, धरती आपको मोशन में दिखेगी, धरती के ऊपर आपको बैठ के देखेंगे तो सूर्य मोशन में लगेगा। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। जो इतनी देर बताया गया कोई फायदा नहीं हुआ उसका, कम से कम 5-7 बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी 99% का सही है, पर 2-4 बच्चे तो हर क्लास में ऐसे होते ही हैं। तो ये बताओ मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बार बार, कि अगर कोई चीज मुझे रुकी हुई दिख रही है तो इसका मतलब नहीं कि सबके लिए ही रुकी हुई हो। कोई मुझे गति में दिख रही है तो सबके लिए गति में ही हो, वही चीज किसी के लिए रुकी हुई हो सकती है, किसी के लिए गति में हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि चीज सबके लिए रुकी हुई है, सबके लिए गति में है। तो अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आप बोलोगे ट्रेन मोशन में है, अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होकर बोलोगे तो बोलोगे पेड़ रेस्ट पर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सभी के लिए रेस्ट या मोशन में हो? ऐसा कोई नई चीज नहीं है, वो सब ऑब्जर्वर का खेल है। अगर आप धरती के ऊपर जैसे खड़े हैं तो धरती के ऊपर जैसे मान लो कि अभी आप यहां देखना, जैसे बेटा ये मान लो कि अर्थ है ये, ठीक है, अब ये अर्थ जो है ये सूर्य के चक्कर काट रही है, ठीक है। अब मान लो कि एक व्यक्ति कहीं दूसरे ग्रह से देख रहा है, बाहर से यहां से देख रहा है। अब मान लो कि मैं यहां पर हूं, मेरे घर का सोफा यहां पर रखा हुआ है, तो मैं मेरे घर का सोफा मुझे रेस्ट पर दिख रहा है कि 6 महीने से यहीं का यहीं है। या कोई भी अगर धरती पे कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसे मेरा सोफा रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन जो व्यक्ति बाहर अंतरिक्ष से देख रहा है उसे क्या लगेगा, धरती तो सूर्य के चक्कर काट रही है, अभी धरती यहां थी, कुछ समय के बाद यहां गई, तो उसके लिए सोफा मोशन में आ गया कि पहले सोफा यहां पर था अब सोफा यहां चला गया, उसके लिए मोशन में आ गया। तो रेस्ट और मोशन सारा खेल डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। कोई वस्तु ना रेस्ट पर होती ना ही मोशन में होती, सारा काम देखने वाले का है। समझ गए बात को? हर एक वस्तु जो है उस बात पर डिपेंड करती है कि रुकी है कि मोशन में, कि देख कौन रहा है। चलो अब यहां पर आ जाओ। अब यहां पर हम थोड़ा सा इनके ग्राफ समझेंगे। ये बेटा मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर लिख रहा हूं मैं टाइम समय। तो समय के साथ किसी वस्तु की जो पोजीशन है, किसी वस्तु की जो स्थिति है वो बदल रही है नहीं बदल रही है, उसका ग्राफ मैं आपके सामने बनाऊंगा। तो एक वस्तु का पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। बेटा एक तो ध्यान रखना, अगर इस ग्राफ को कोई पूछे आपसे कि आप क्या बोलोगे, ये ग्राफ जो है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है कि टाइम पोजीशन है, तो आप बोलेंगे सर जो चीज वाई एक्सिस पर लिखी होती है ना उसे हम पहले पढ़ते हैं, तो इसे आप बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान रखना। इसे हम कहेंगे स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। जो चीज वाई एक्सिस पर लिखी होगी उसे पहले पढ़ा जाता है ग्राफ के केस में। अब बेटा मैं एक वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ मैंने ये लिया, इसको जुगा तुम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक ये आ गया, इसे मैंने ये उड़ा दिया। अब मैंने आपके सामने बेटा 2 ग्राफ बनाए हैं, 2, एक ग्राफ ए है एक बी है। आपको बताना इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो वस्तु की बता रहा है कि रेस्ट पर है और कौन सा बता रहा है कि वस्तु मोशन में है। तो ए और बी में से कौन सा ग्राफ रेस्ट को बता रहा है, कौन सा मोशन गति को बता रहा है? तो अगर आपने जो आज तक पढ़ाई की है उसके आधार पर बताओ। पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, ना कि टाइम पोजीशन। तो ए और बी में से कौन सा रेस्ट पर है, कौन सा? हाँ ग्राफ भी बनाने भाई अपने नोट्स में। राजवीर, गणेश, शुभांकर, जयप्रकाश, आफिक, दिव्या, राहुल, अभिजीत, नीरू, सोनू, विकास, प्रदीप, तनु, फैजल, फैजल है कि फाजिल कुछ नाम था ऐसे बच्चे का। देखो बेटा सबसे पहले आप ये समझो, जब भी किसी ग्राफ को आपको पढ़ना है मैं उसका तरीका बता रहा हूं, इस बात को बिल्कुल एकदम अपने लैंग्वेज में चाहे लिख लेना, इसे बिल्कुल एकदम पल्ले गांठ मार लो। हर एक ग्राफ को हम ऐसे ही करेंगे, आपको ग्राफ बहुत आसान लगेगा, चाहे आप 8 साइड के भी हैं। देखो ये बेटा मेरे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ है, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ कैसे बदल रही है उसका ग्राफ है। तो उस ग्राफ में जो भी आपको लाइन दिखे आप उस लाइन पर 2 पॉइंट ले लो जहां भी आपका मन करे। 2 लेने कम से कम, 2 से ज्यादा ले लो तो बहुत बढ़िया है, कम से कम 2 तो आपको लेनी ही है। 2 पॉइंट आपने यहां पे ले लिए, आपने कहा जी बहुत बढ़िया, ठीक। अब आपने करना क्या है, जैसे आप 2 पॉइंट लेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले पॉइंट से एक सीधी लाइन डाल देना एक्स एक्सिस पे, ये करना ही है, और फिर एक डाल देना वाई पे। फिर दूसरा वाला जो पॉइंट है उसे एक लाइन डाल देना एक्स एक्सिस पे, एक डाल देना वाई पे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना बड़े ध्यान से कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, टाइम। यहाँ पे टाइम लिखा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 2 कट लग रहे हैं, यानी कि टाइम बदल रहा है। भाई एक्स पे लिखा है टाइम, टाइम पे 2 कट यानी कि टाइम बदल गया, यानी कि यहाँ 4 बज रहे हैं 5, यानी कि समय तो बदल रहा है। लेकिन वाई पे देखो यहाँ लिखा है पोजीशन, यहाँ पे एक ही कट है, यानी पोजीशन नहीं बदल रही। अब 4 बजे जहां पर थे
5 बजे भी वहीं की वहीं हो। तो अगर समय बदल रहा हो और पोजीशन ना बदल रही हो, यानी समय के साथ अगर स्थिति नहीं बदल रही है, बेटा ये ग्राफ है आपका रेस्ट का, विराम अवस्था का। तो रेस्ट का ग्राफ है ये। दूसरी चीज, अब इस वाले पे आ जाओ। पहले पॉइंट से एक लाइन डाली एक्स पे, एक डाली वाई पे, एक डाली एक्स पे, एक डाली वाई पे। तो अब यहां देखो एक्स पे क्या लिखा है, टाइम, तो टाइम बदल गया, 2 कट लग रहे हैं, 1 से 2 बज गए। लेकिन वाई पे लिखा है पोजीशन, यहां भी 2 कट लग रहे हैं, यानी समय बदल रहा है तो पोजीशन भी बदल रही है। 1 बजे आप अपने घर पे थे, 2 बजे आप वहां पहुंच गए अपने मामा के घर, तो समय के साथ में आपकी पोजीशन बदल रही है, यानी कि यह ग्राफ मोशन का है, गति का है। अब एक शब्द आप मुझे और बताएंगे कि जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया मोशन का ग्राफ, ये बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये एक समान गति का ग्राफ है कि असमान गति का ग्राफ है? कोई बच्चा बता सकता है कि ग्राफ गति का तो है कि समय बदला और साथ में पोजीशन बदल रही है, 1 बजे कहीं और है, 2 बजे कहीं और है, तो समय के साथ पोजीशन बदल रही है, ग्राफ मोशन गति का तो है, पर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? गणेश, तनु, सफेक, फैन ऑफ करेल, भाई तो अपना नाम लिख यार, इतना बड़ा लंबा नाम कौन बोलेगा तेरा? राजवीर, सोनू, श्रवण, विष्णु, मिश्रिया, जितने बच्चे कह रहे हैं एक समान गति, उन सबका ठीक है। देखो पूरी क्लास का सही है बेटा। एक समान गति का मतलब पता क्या होता है? देखो गति में तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि समय के साथ वो उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन बदल रही है मोशन में, लेकिन एक समान गति का मतलब ये होता है कि आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो। तो मान लो कोई कार है, वो हर सेकंड 20 मीटर दूर जा रही है, पहले सेकंड 20 मीटर, अगले सेकंड भी 20, अगले सेकंड भी 20, तो हम बोलेंगे उसकी गति एक समान है। लेकिन कोई कार पहले सेकंड 20 मीटर चली, अगले सेकंड 4 ही चली, फिर 18 मीटर चल गई, फिर रुकी गई, फिर चल पड़ी, तो उसकी गति कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अब यहां पे एक चीज देखना, अगर कभी ग्राफ आपके सामने गति का हो कि समय के साथ पोजीशन बदल रही है, ग्राफ गति का है लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये है अगर आप उतने ही आगे, जितना समय आपने यहां लिया उतना ही समय यहां पर उतने आगे और ले लो, तो आप देखेंगे, अब देखेंगे यहां पे कि बेटा यहां पे देखो जितना समय ये है उतना ही समय ये है, तो इस समय में जितनी दूरी आपने चली इस समय के अंदर भी उतनी दूरी चली। तो अगर कभी ग्राफ गति का हो और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखे तो आप समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, वो एक समान गति का ग्राफ है। तो आप इसमें कंप्लीट ये लिखेंगे कि ये ग्राफ गति का तो है पर एक समान गति, यानी समान समय में समान दूरी तय की जा रही है, समान समय में समान दूरी। अब ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आपको आंसर देना है। अब ये जो मैंने पहले वाला ग्राफ आपको रेस्ट का बताया, ये बेटा आपके पेपर में आया हुआ है, लेकिन पेपर में उसने ग्राफ बनाकर नहीं दिया था, ग्राफ भी हमारे से ही बनवाया था। उसने पता पेपर में क्या बोला था? उसने बोला एक वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ है, पहले उसने, हमने यहां तक का पढ़ा, वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ है। जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे पता है कि जो चीज पहले बोलेगा उसे वाई एक्सिस पे लिखेंगे, तो उसने कहा कि एक वस्तु का स्थिति समय ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान समझो कि पोजीशन टाइम ग्राफ एक वस्तु का, और वो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है जो कि समय अक्ष के समानांतर है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो और मुझे बताओ अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो और ग्राफ में क्या हो कि जो लाइन है वो समय अक्ष के समानांतर है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो किस चीज का ग्राफ बनेगा? ये आप कहेंगे सर ये ग्राफ बनेगा रेस्ट का, विराम अवस्था का। तो अगर आपको बहुत ही बेसिक बात पता हो कि उसने कहा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पहले आपने पोजीशन यहां लिख लिया, टाइम यहां लिख लिया, फिर उसने कहा कि जो ग्राफ है वो समय अक्ष के समानांतर है, तो समय अक्ष कहां लिखा था बेटा आपने? एक्स एक्सिस पे। तो जो ग्राफ में जो लाइन है वो समय अक्ष के समानांतर है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अपने ग्राफ बना के बता दिया, 2 पॉइंट लिए होंगे कि समय तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही, यानी कि ग्राफ रेस्ट का है। ठीक है शैलेश भाई, ये बात हम शुरू में बता चुके हैं क्लास में, हर 10 मिनट में आपको स्पेशल सुविधा नहीं मिलेगी कि आपके लिए हर 2-2 मिनट में बताऊं मैं, ये बात है ना, शुरू से क्लास देखना पता चल जाएगा। और मुंह उठा के बताया करो क्लास में कि जब मन किया मुंह उठा के चले आए, टाइम से क्लास में आना, 7:15 का मतलब है 7:15। तो तुम इतने वीआईपी हो गए, तुम लोग यार पढ़ाई कर रहे हो, तुमसे टाइम से नहीं उठा जाता, जिसका जब मन करता है क्लास में आ जाता है। 7:15 की क्लास है, आके 7:40 पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वो लगता है कि उनका रिप्लाई भी करो। ये बच्चे जो क्लास में आए हैं टाइम से, इनके समय की कोई वैल्यू नहीं आपके लिए, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, फलाना क्यों नहीं हो रहा है, बीच में तुम्हारी क्वेरी स्टार्ट हो जाती है। भैया कॉल सेंटर नहीं है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, तो इसे क्लास की तरीके से लो, इसे कॉल सेंटर मत बनाओ, है ना। और ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूं क्लास में। अब 2 मिनट के बाद एक बच्चा और आ जाएगा। अब आप रट्टू तोता है, ये चीजों को आप समझ रहे हैं, आप अपने आप के बारे में अभी जान जाओगे अगले क्वेश्चन से। और किसी बच्चे को ये, अगर किसी बच्चे को, सर मैंने जैसे प्रथम बैच लिया है इसमें से ज्यादा पढ़ा, बेटा ये तो स्पेशल बैच में ज्यादा पढ़ाया जाएगा, इसमें अभी देखना वहां पे आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, एसएससी बैच मान लो कि बेसिक 2-3, यहाँ पे हम करेंगे 20, तो बहुत फर्क आएगा। यहाँ देखो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने बारे में अभी जज कर सकते हैं। एक ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे लिखा मैंने पोजीशन, स्थिति, यहाँ लिखा मैंने टाइम समय। कोई बच्चा बताएगा
कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। किसी वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है कि ग्राफ बता रहा है कि वस्तु रेस्ट पर है, रुकी हुई है। एक बता रहा है कि वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है। एक ऑप्शन में लिखा कि वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, असमान गति में है। एक में लिख दिया नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्राफ आपके सामने बना है तो ए बी सी डी में से आपके लिए आंसर क्या होगा। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है एक वस्तु का। तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या बताएंगे। एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही है। जितने बच्चे सी बता रहे हैं वो समझ जाना कि वो रट्टू तोता है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, फालतू का लॉजिक लगा रहे हैं। वो पता क्या सोच रहे हैं, सर ने पहला ग्राफ बताया रेस्ट का, विराम अवस्था का, फिर सर ने बताया एक समान गति का, तो ये असमान गति का रहा होगा। जो बच्चों ने इस लॉजिक के तहत बताया है, यानी कि वो फिजिक्स को समझ नहीं रहे हैं, वो फर्जी लॉजिक लगा रहे हैं जिससे पेपर नहीं निकलता। बेटा ये ग्राफ भी एक समान गति का ही तो है। यहां देखो, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी कोई ग्राफ आपको दिखे, आपको सबसे पहले उसके ऊपर 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट। फिर आपने करना क्या है, पहले पॉइंट से एक लाइन डालनी है एक्स एक्सिस पे, एक डालनी है वाई पे। दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालनी है एक्स पे, एक डालनी है वाई पे। अब बड़े ध्यान से देखो, एक्स पे लिखा है टाइम, तो 2 कट लग रहे हैं, यानी कि टाइम बदल गया, 3 से 4 बज गए। वाई पे लिखा है पोजीशन, 2 कट यहां लगे, यानी कि पोजीशन भी बदल गई। तो समय के साथ में पोजीशन बदल रही है, यानी कि ग्राफ गति का है, और गति ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफ है एक समान गति का। बस देखो बेटा फर्क क्या है कि पिछले वाला जो ग्राफ है, जो पिछले वाला ग्राफ था वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपकी जो शुरुआत की पोजीशन थी, वो मान लो कि आपने शुरुआत की पोजीशन आपकी घर है, यानी आप घर से एक समान गति से भाग रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है कि ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो मान लो अगर इस वाले पॉइंट को आप घर मान रहे हो, मान लो स्कूल मान लो कि आप स्कूल से एक ही गति से भाग रहे हो। ये ग्राफ में यहां से अगर स्टार्ट करूं तो भी एक समान गति का ही होगा। बस ये होगा कि शुरुआत की पोजीशन अलग होगी। यहाँ शुरुआत की पोजीशन थी घर मान लो, यहाँ स्कूल है, या मामा घर मान लो, या बुआ घर मान लो। ये सारे ग्राफ जो हैं जहां पे समय के साथ पोजीशन बदले और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखे, वो एक समान गति के ग्राफ हैं। बस शुरुआत की पोजीशन अलग है कि वहां शुरुआत आपने कहां से की थी, इस वाले पॉइंट से, यहां शुरुआत आप इस वाले पॉइंट से कर रहे हो। ये ग्राफ अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता तो भी एक समान गति का ही ग्राफ होता। तो इसलिए ध्यान समझो, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में जिन बच्चे ने इसका आंसर बी लिखा है उसका एकदम ठीक है। अगर मैं एक आपके सामने एक ग्राफ और बना रहा हूं, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये किया नहीं हमने। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जाएगा ताकि टाइम हमारा कम से कम खराब हो। एक क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है, एक वस्तु के लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो कोई बच्चा बताएगा ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है। ऑप्शन वही है, विराम अवस्था, एक समान गति, असमान गति, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राजेश भाई इस बारे में बात स्टार्टिंग में हो चुकी है क्लास के, तो क्लास शुरू से देख लेना, पता चल जाएगा। इस बार जिन बच्चों ने लिखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, उन सबका एकदम ठीक है। यानी वो हल्के से लॉजिक लगाने लगे हैं, अब वो फर्जी लॉजिक नहीं लगा रहे हैं कि पहला ग्राफ इसका आया तो दूसरा इसका आया तो तीसरा इसका आएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा क्यों लगा होगा आपको, ये बात आप समझ गए होंगे कि सर ऐसा मैं इसलिए लगा क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, 2 पॉइंट लेने हैं। देखो अगर बिल्कुल बेटा स्ट्रेट लाइन हो, सीधी रेखा, तो उसमें 2 पॉइंट आप कहीं भी ले लो। अगर बिल्कुल सीधी रेखा दिखे ग्राफ में तो 2 पॉइंट आप कहीं भी ले लो, लेकिन यहाँ पे कर्व टाइप की लाइन दिख रही है, तो ऐसे में एक काम क्या करो, एक पॉइंट ले लो उसके ठीक नीचे, एक बीचों बीच वाले से, मतलब बीच वाला पॉइंट ये है, एक पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच से नीचे ले लो, एक बीचों बीच से ऊपर ले लो। तो 2 पॉइंट आपने लिए, फिर से क्या किया, एक लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, दूसरे पॉइंट से एक लाइन एक्स पे, एक डाल दिया आपने वाई पे। तो आपने क्या देखा कि यहां पे टाइम पे कट लग रहा है, यानी कि समय बदल गया। वाई पे लिखा पोजीशन, यहां भी 2 कट लग रहा है, यानी कि पोजीशन भी बदल गई। तो समय के साथ पोजीशन बदल रही है, यानी कि वस्तु गति में है, लेकिन ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व फॉर्म में है, इसलिए क्या गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। यानी इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा होगा कि वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रही होगी। एक बच्चा कह रहा है सर इस तरह क्वेश्चन किस पेपर में आते हैं, टेक्नीशियन में आ सकता है, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आ सकता है, असिस्टेंट लोको पायलट में आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन सीडीएस में आपको मिल सकता है, एनडीए के पेपर में आपको मिल सकता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मिल सकता है। बिल्कुल सिंपल एसएससी के में संभव नहीं है, उसमें चांसेस कम है, बिल्कुल सिंपल वाले में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि स्पेशल बैच है, तो यहाँ पे हम केवल एसएससी के लिए नहीं पढ़ रहे, एसएससी का जो बैच में पढ़ाता हूँ उसमें तो इतनी देर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
बहुत सारा खत्म हो जाता, क्योंकि एसएससी में भाई 2 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल वगैरह में, लेकिन असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का पेपर 25 नंबर की साइंस आती है। तो जिन पेपर में 20-25 नंबर की साइंस है, उससे ज्यादा की साइंस आती है, उनके लिए आपको पूरा तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आइए बात में। तो हमारे पास में एक कुछ बातें बनी यहाँ पर। अब मुझे एक मोटा मोटी सी आइडिया होने लगा है, हल्का हल्का सा। पहली क्लास में सबको तो समझ में आ नहीं जाएगा, तो मुझे आइडिया हो गया है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है किसी व्यक्ति के लिए, और गति में है तो समय के साथ बदल रही है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अब एक बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस बात को रट्टा मार लेंगे कि जब भी ऐसा ग्राफ दिखेगा वो रेस्ट का होगा। बेटा रट्टा मत मारना, ये ग्राफ रेस्ट का, विराम अवस्था का केवल और केवल तभी है, ये ग्राफ रेस्ट का केवल तभी है, विराम अवस्था का केवल तभी है अगर वाई एक्सिस पर लिखा हो पोजीशन और यहां पर लिखा हो टाइम। अगली क्लास में मैं सेम यही ग्राफ बनाऊंगा, पर वो ग्राफ रेस्ट का नहीं होगा, वो गति का होगा। बस यहाँ पे जो चीज लिखूंगा मैं वो बदल जाएंगी। तो ये ग्राफ रेस्ट का केवल तभी है जब यहाँ पोजीशन यहाँ टाइम लिखा होगा, क्योंकि तभी तो आप ये कह रहे हो ना, आपने यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हो, तभी तो भाई आप ये बोल पा रहे हो इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग कि भाई 2 पॉइंट के आधार पर कि समय बदल रहा है और पोजीशन नहीं बदल रही, तो रेस्ट का ग्राफ है। तो ये रट्टा मत मारना बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन तो बदल ही नहीं रही है, वो तो रुकी हुई है। लेकिन जो मोशन में है, मुझे एक बात पता चल गई कि जो वस्तु मोशन में है, जो वस्तु गति में है, उसकी पोजीशन बदल रही है। जो वस्तु गति में होगी उसकी पोजीशन बदलेगी तो कुछ दूरी तय करेगी, डिस्टेंस चलेगी, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी होगा। तो हम क्लास में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है पीडीएफ में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, दूरी और विस्थापन से, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन के बारे में अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर जी, आज से पहले मैं एक भी क्लास लाइव नहीं था। एक बच्चा कह रहा है स्केलर वेक्टर सब आएगा। भाई क्लास को 45 मिनट हुई नहीं है, बच्चे को स्केलर वेक्टर सब कुछ पढ़ लेना है। सारा काम एक क्लास में खत्म हो जाएगा। एक और आ गया, 4 बच्चों को बता चुका हूं, 5 और आ गया, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है। तो लाइव क्लास में ये तो है, एक से एक कलाकार आते हैं ऐसे क्लास में। भाई 1-2 क्लास हो जाएगी, स्केलर वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पता चल जाएगा, है ना। हाँ देखो, तो हम ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उनसे फिर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इससे, तो पूरा एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। पहले बहुत ही बेसिक से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हम एसएससी वाले बच्चों को भी बताते हैं, जो प्योर एमटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ बड़े ध्यान समझना। यहाँ देखो 3 एग्जाम्पल पहले लेंगे बेसिक से। ये बेटा मान लो कि पॉइंट ए से मैं बी तक गया 6 मीटर चल के, और बी से सी तक गया 8 मीटर चल के। ये एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। सेकंड, ये मैं ए से गया बी तक 12 किलोमीटर चल के, और बी से ए पर वापस आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैं जा रहा हूं ए से बी पर 60 मीटर, और इसी लाइन पर वापस आ रहा हूं, सेम इसी लाइन पर वापस, बी से वापस आ रहा हूं। बस मैं लाइन को नीचे दिखा रहा हूं, पर सेम लाइन पर आ रहा हूं वापस। यानी ये पॉइंट बी है, ये वाला भी, इसी पे वापस आ रहा हूं, ये सी है, और वापस आया मैं 100 मीटर। अब इन तीनों केस में हम चली गई दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे कि वस्तु की डिस्टेंस कितनी चली गई और उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो, ये अगर मैं आपसे कहूं पहले वाले एग्जांपल में कि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस बताइए क्या होती है, कितनी होगी। आप कहोगे सर पहले डिस्टेंस बताओ होती क्या है। अगर आज के बाद मैं भी टफ क्वेश्चन भी पूछूंगा, घुमा फिरा के भी पूछूंगा, पीडीएफ से भी पूछूंगा, जब भी मैं आपसे डिस्टेंस दूरी कहूं तो आपके दिमाग में एक लाइन आनी चाहिए कि दूरी का मतलब होता है रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलो। जिस भी रास्ते को आप फॉलो कर रहे हो उनकी लंबाई को जोड़ते चलो, द सम ऑफ पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाई को जोड़ना है। तो मुझे बताओ, आप ए से गए बी पर कितना गए 6 मीटर, बी से सी तक कितना गए, आप कहेंगे सर 8 मीटर, तो रास्ते की लंबाई आपने जोड़ दी, 6 मीटर यहाँ 8 मीटर यहाँ, यानी कि आपके द्वारा चली गई दूरी होगी 14 मीटर। यानी डिस्टेंस एक तीसरी क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है। डिस्टेंस में केवल जोड़ मारना है, 6 और 8 कितना हो गया 14। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ये कैसे निकलता है, विस्थापन। बेटा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मतलब यह है कि वस्तु कितना विस्थापित हुई,
कितना डिस्प्लेस हुई, ये आपको समझना है। देखो अब यहाँ पे एक बात देखना, शुरुआत में वस्तु कहां पर थी, आप कहेंगे सर पॉइंट ए पर, अब कहां पहुंच गई, आप कहेंगे सर पॉइंट सी पर। जब आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देखोगे ना, बस आपको देखना है कि वस्तु कहां से विस्थापित होकर कहां पहुंची, आपको रास्ते से कोई मतलब है ही नहीं। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालो, बस एक काम करना, छोटा सा काम, कि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है इन्हें स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना, जो इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई होगी वही आपका विस्थापन है। तो शुरुआत में आप ए पर थे, फाइनली आप सी पर। डिस्टेंस में केवल जोड़ मारना है, 6 और 8 कितना हो गया, 14। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन, ये कैसे निकलता है, विस्थापन। बेटा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मतलब ये है कि वस्तु कितना विस्थापित हुई, कितना डिस्प्लेस हुई, ये आपको समझना है। देखो अब यहाँ पे एक बात देखना, शुरुआत में वस्तु कहां पर थी, आप कहेंगे सर पॉइंट ए पर, अब कहां पहुंच गई, आप कहेंगे सर पॉइंट सी पर। जब आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देखोगे ना, बस आपको देखना है कि वस्तु कहां से विस्थापित होकर कहां पहुंची, आपको रास्ते से कोई मतलब है ही नहीं। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालो, बस एक काम करना, छोटा सा काम, कि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है इन्हें स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना, जो इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई होगी वही आपका विस्थापन है। तो शुरुआत में आप ए पर थे, फाइनली आप सी पर हैं, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो इस लाइन की लंबाई देख लो बेटा, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये आपको एंगल 90 डिग्री का दिख रहा होगा। तो सब बच्चों को पता है कि अगर 90 डिग्री का ट्रायंगल बने तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी। तो अगर ये 6 और ये 8 है तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर का। लेकिन जब बेटा आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट निकालते समय, विस्थापन निकालते समय आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे भाई आपने सुना होगा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली आए, तो आप उनकी डायरेक्शन बता रहे हो ना कि उनका विस्थापन हुआ कश्मीर से दिल्ली की तरफ। या आपने सुना होगा कि भाई किसी शहर में दंगे हुए और यहाँ के लोग विस्थापित होकर दूसरे शहर में चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियली कहां पर थे हम, ए पर, फाइनली कहां पहुंच गए, सी पर। तो डायरेक्शन क्या आएगी, ए से सी। तो आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ ए टू सी, यानी शुरुआत से अंतिम की तरफ को ये डायरेक्शन जरूर बतानी है। अब देखो आगे से मैं जब डिस्टेंस लिखूंगा क्लास में, तो केवल डी का यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए एस का यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखना, इस वाले केस में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई को जोड़ना। तो ए से बी तक गया मैं कितना, 12 किलोमीटर, बी से ए पर फिर वापस आ गया 12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, यानी आ गया 24 किलोमीटर, 24। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना, आप कहेंगे सर आपका इनिशियल पॉइंट था ए, आप बी पे गए, वापस ए पर ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा, 0 किलोमीटर का। भाई मैं विस्थापित हुआ ही नहीं, जहां से चला था, अगर पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आप वहीं के वहीं आ जाओ तो आपका विस्थापन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। ठीक है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि सर आपने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, जैसे यहाँ पे क्या थी, ए से सी की ओर, लेकिन सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बताएं, कोई बच्चा बताएगा। इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है, सारी डेफिनेशन सब लिखवाएंगे आगे, पहले पढ़ लो। जिन बच्चों को डेफिनेशन की बड़ी पड़ी है, भाई तुम ये बताओ तुम्हारा कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो देने की, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो जाने, कह रहा जी डेफिनेशन लिखवा दो, जो काम की बात होंगी सारी लिखवाऊंगा मैं, चार्ट बनवाऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, पहले जो पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ लो, आगे से आगे होशियार नहीं बनना बिल्कुल भी। देखो अगर बेटा कभी ऐसा हो कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ जाए, तो विस्थापन ही 0 आ गया, वैल्यू ही 0 आ गई, अब आपका जो मन करे आप वो डायरेक्शन मान सकते हैं। आप ये कह दो कि जी डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर आया ईस्ट की ओर, यानी कि आप ईस्ट में गए नहीं हो, विस्थापन 0 किलोमीटर है पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम में गए नहीं हो, तो अगर आपकी वैल्यू ही 0 आ जाए, आपका जो मन करे वो डायरेक्शन मान लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आगे पीछे जो आपका मन करे वो मान लो, या ए टू ए लिख दो, इनिशियल पॉइंट भी ए था, फाइनल भी ए ही है, तो आप ए टू ए भी लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है। अच्छा तीसरे में आते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे, रास्ते की लंबाई को जोड़ना है, तो पहले गए हम 60 मीटर, फिर गए 100 मीटर, पहले 60 फिर 100 मीटर, तो बन गया 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, ये सेम लाइन में वापस आ रहा है, ये बिल्कुल सेम ही लाइन है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल कितना है सी, यानी डिस्प्लेसमेंट आएगा केवल इतना, तो टोटल 100 है, 100 में से 60 गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आएगा 40 मीटर। तो डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल, यानी कि ए से सी की ओर। तो मेरे पास मैंने क्या देखा, जब भी दूरी निकालनी थी तो डिस्टेंस क्या बनती है, इसकी अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन लिखें, डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई का जोड़, द सम ऑफ पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलो, 8 और 6 14। विस्थापन क्या होता है, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ये दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होता है ये, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हैं, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे हैं, तो दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी स्ट्रेट लाइन ही तो हो सकती है। भाई मुझे यहां से यहां जाना है, जाने का तरीका तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबसे छोटा तरीका क्या होगा, बिल्कुल सीधी रेखा में चलो, नाक की सीध में। तो डिस्प्लेसमेंट होता है दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो यहां देखना, अगर आप बड़े ध्यान से देखना बेटा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप कभी ध्यान से देखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको डिस्टेंस से छोटा दिखेगा। यहां देखना, ये 14 है तो कितना है, ये 10 है,
ये 24 किलोमीटर है तो 0 है, ये 160 है तो कितना है 40 है। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटी मिलेगी या उसके बराबर भी मिल सकती है। बराबर केवल कब मिल सकती है, वो देखो बराबर कब मिलेगी, मान लो आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा में और आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं और ये ए से बी के बीच की दूरी है 60 मीटर। तो और आप बेटा यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई, तो कितनी है 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो फिर से 60 मीटर ही आएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इनकी वैल्यू बराबर हो सकती है अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हो उस वाले केस में। अदरवाइज डिस्टेंस जो है वो बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा सा सिंबल की फॉर्म में, तो देखता हूं कितने बच्चे इस बात को पकड़ पाएंगे। इसमें है क्या अपने पास ये क्वेश्चन, इस वाले प्रैक्टिस सेट में नहीं है तो मैं बना देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर इफ डी जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, डी दूरी को रिप्रेजेंट करे और एस डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को रिप्रेजेंट करे, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है ये, दूसरा लिखा उसने कुछ पेपर में ये, तीसरा लिखा उसने ये, चौथा लिखा उसने ये। बताओ एबीसीडी में क्या सही है, एबीसीडी बताना है। तनु, राहुल, राजेश, नवीन, अनूप, पटेल, आदित्य, सोनू। एक बच्चे का ए गलत लिखा है, एक ये बी किसी ने गलत लिखा है, बाकी रवि, गुप्ता, विजय, अंश, यामिनी, अभय सबका ठीक है। बेटा एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि दूरी जो है ना वो या तो बड़ी होगी, दूरी जो है तो बड़ी होगी, दूरी जो है हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। तो डिस्टेंस तो बड़ा होता है तो डी ऑप्शन है, दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, डी सही है। एक ही बताओ बेटा, जिधर को चोंच होती है उसे छोटी होती है, आपको ये नहीं पता सिंबल कि इसका मतलब है कि दूरी कह रहा है कि या तो बराबर होगी या छोटी होगी, दूरी छोटी तो हो ही नहीं सकती, दूरी बड़ी हो सकती है। लेकिन डी वाला ऑप्शन कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दूरी या तो ज्यादा होगी या फिर कैसी होगी ये। ठीक, आपसे यही बात हम थोड़ा सा पेपर की लैंग्वेज में पूछ लेते हैं, ये आपको करना है थोड़ा सा हिंदी में इसमें। ये करना बेटा कोई बच्चा, इसने कहा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। बेटा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन से दूरी का अनुपात, यानी कि विस्थापन को हम लिखते हैं एस से, दूरी को लिखते हैं डी से। कह रहा है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा होता है। देखिए बताओ, मैंने आपसे कहा था कि विस्थापन जो है वो दूरी से छोटा होता है या बराबर हो सकता है। तो बेटा ऊपर की वैल्यू हमेशा रहेगी छोटी, विस्थापन होता है छोटा और दूरी होती है बड़ी। तो बेटा विस्थापन और दूरी का जो रेशियो होगा या तो एक के बराबर होगा, अगर दोनों बराबर ही हो जाए तो विस्थापन दूरी बराबर भी तो हो सकते हैं, तो रेशियो या तो 1 आएगा या अदरवाइज क्या आएगा लेस देन 1। तो आंसर होगा इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। तो आंसर हमारा बनेगा डी ऑप्शन। तो आप एक चीज बताओ कि विस्थापन जो है वो दूरी से छोटा होता है, अगर ऊपर की वैल्यू छोटी हो और नीचे की बड़ी हो, मान लो ऊपर की वैल्यू है 3 और नीचे की वैल्यू है 10, तो आंसर जो आएगा हमारा 1 से कम आएगा ना 0.3। तो विस्थापन जो है वो छोटा होता है, तो रेशियो हमारा बनेगा ये। समझ में आई बात ये? ठीक है, अच्छा अब इन्हीं बात को हम थोड़ा सा और अलग अलग तरीके से पूछते हैं आपसे। इससे पहले काम करता हूं, पहले सर्कल का एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद पूछता हूं फिर पूछूंगा। देखो बेटा ये मेरे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है r। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक व्यक्ति सर्कल के पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पूरे सर्कल पे घूमकर ए पर ही वापस आ जाता है। पॉइंट ए से चला, ए पर वापस आ गया, तो इसके द्वारा आपको बताना है कि चली गई दूरी कितनी होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एक ही कमेंट में कोमा लगा के, जोयदेव पाल ये 10वां बच्चा हो जो तुम्हें सेम बात पूछ रहे हो। आप कहेंगे सर डिस्टेंस जो है दूरी है, आपने कहा था कि डिस्टेंस रास्ते की लंबाई को जोड़ो, रास्ते की लंबाई को जोड़ो। आप ए से चल रहे हैं और सर्कल पे घूमकर ए पर ही वापस आ गए, तो बेटा रास्ते की लंबाई क्या दिख रही है आपको? रास्ता देखो क्या दिख रहा है। आप कहेंगे सर अगर हम सर्कल के परिधि पे चल रहे हैं, नहीं रास्ते की जो लंबाई होगी वो परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगा, तो पहले केस में डिस्टेंस आएगी परिधि के बराबर यानी कि 2πr। तो पहले का आंसर है 2πr। विस्थापन ए से चले, ए पे ही घूम के वापस आ गए, यानी विस्थापन कितना हो गया आपका 0। तो 2πr, 0 जिसने लिखा उसका एकदम सही है। एक बच्चा 44 बता रहा है। बेटा रेडियस की वैल्यू तो मैंने आपको दी नहीं, 44 कैसे बता रहे हो तुम? भाई डिस्टेंस क्या होती है? रास्ते की लंबाई। तो जब आप सर्कल पे चलते हो ना, पूरे सर्कल पे जब चलेंगे, कंप्लीट सर्कल पूरा करेंगे, तो आप परिधि के बराबर चलेंगे 2πr के। ठीक है, अब आप क्वेश्चन बताएंगे पीडीएफ से, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, आगे लिखेंगे ABCD। तो 11वें का आंसर बताओ क्या होगा?
राहुल समर्पित, सुनील, आदित्य, चंद्रपाल, राहुल, के आर, नीतीश, तनु समर्पित, युग, फैन, लोकेश, अभय, अमरेश कुमार, तनु धदवाल, रजनीश कुमार, अग्निवेश यादव। बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे हैं पिछले क्वेश्चन का। इसने कहा कि बेटा एक व्यक्ति आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि के अनुदिश पाई आर दूरी तय करता है, व्यक्ति का विस्थापन कितना है? देखो बेटा इसने कहा कि एक व्यक्ति जो है आर त्रिज्या का एक वृत्त है और आर त्रिज्या के इस वृत्त में एक व्यक्ति जो है वो वृत्त की परिधि के अनुदिश चलता है अलोंग सर्कमफ्रेंस और पाई आर दूरी तय कर रहा है। बेटा पाई आर दूरी का मतलब पता क्या हुआ? अगर वो पूरे सर्कल पे चलता तो कितनी दूरी तय करता है? 2 पाई आर। अगर वो पाई आर दूरी तय की उसने केवल पाई आर, यानी वो आधे सर्कल पे चला, यानी वो ए से चला और यहाँ बी तक पहुंचा, उसने कितनी दूरी तय की? पाई आर। बेटा पाई आर यानी कि वो आधे सर्कल पे चला है वो। और हमारे से पूछ रहा है कि उसका विस्थापन बताओ। तो विस्थापन जो बहुत सारे बच्चे जीरो क्यों लिखे भाई? विस्थापन जीरो तब होता है अगर आप ए से चल के वापस वहीं पर आ जाते। अगर वो कहता है कि एक व्यक्ति वृत्त की परिधि पे चला 2 पाई आर कहता अगर वो, तो फिर आप ए पे वापस आते तो आपका आंसर जीरो बन जाता। आप तो केवल पाई आर चले हो, आप चले हो ए से और आप इधर पहुंच गए हो, तो इन्हें दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। बेटा अगर ये रेडियस आर है तो रेडियस भी आर ही होगी। टोटल कितना बन जाएगा? 2r। तो विस्थापन आएगा 2r। जिन्होंने बी आंसर लिखा उनका एकदम सही है, बी वालों का। जीरो वाले जो है रट्टू तोता है कि विस्थापन देखते ही जीरो पर टिक लगाना है। बेटा विस्थापन जीरो तभी होगा कि जहां से चले वहीं के वहीं वापस पहुंच जाओ। तो अगर आप 2 पाई आर चलते तो वहीं पहुंच जाते, लेकिन आप तो केवल पाई आर ही चले हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 करो। 34। चंदन, सुनील, सुजीत, मनोज, दीपक, राकेश, मंडल, योगेश। एक वृद्ध व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 वृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चलता है। यदि वह ट्रैक के एक छोर से शुरू करता है और दूसरे छोर पर पहुंचता है तो तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इस बार जो है वो अर्धवृत्ताकार मामला है, आधा वृत्त। सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है एक व्यक्ति, ठीक, और सेमी सर्कुलर ट्रैक जो है इसकी रेडियस है 40 मीटर की। कह रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है और ट्रैक के एक छोर से शुरू करता है और दूसरे छोर पर, बेटा छोर कैसा है? दूसरे छोर पर पहुंचने की ट्रैक तो हमारा अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कुलर है, तो यानी कि यहां पहुंच गया, ऐसे चला भी पहुंच गया। तो बेटा दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे सर दूरी होगी सेमी सर्कुलर की अर्धवृत्त की पे चली गई दूरी होती है पाई आर, कंप्लीट सर्कल पे होती है 2 पाई आर, आधे पे होगी पाई आर। तो रेडियस कितनी है? 40, तो 40 पाई हो जाएगा। मीटर में तो आंसर मीटर में ही आएगा। विस्थापन कैसे निकालेंगे? इनिशियल यहां था, फाइनल यहां जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 80 मीटर। 40 पाई और 80 मीटर यानी कि ए आंसर आएगा। तो जिनका आंसर ए है उनका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, तो एक आज का लास्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। और अपने आंसर मैच करते रहना, कितनों के ठीक हो रहे हैं कितनों के गलत। अनुराग, सत्येंद्र कुमार, रोकी, रवि गुप्ता, समर्पित, सत्येंद्र, चंदन, वरुण पाल। और बेटा एक ही बच्चा बार बार कमेंट मत किया करो भाई ना, इतना थोड़ा दिमाग लगाया करो। एक बच्चा एक ही कमेंट किया करो ताकि हम सबके कमेंट पढ़ पाए। एक पिंड त्रिज्या आर के परिधि के 3/4 भाग पर चलता है, इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी। ए बॉडी मूव्स ऑन द 3/4 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। बेटा देखो 3 क्वार्टर में चल रहा है, यानी यहां से अगर उसने चलना शुरू किया, टोटल कितने क्वार्टर बन रहे हैं? एक हिस्सा ये, 2, 3, 4। तो कह रहा 3 क्वार्टर चला, एक क्वार्टर ये, 2, 3, यानी कि यहां पहुंच गया वो। अब वो कह रहा है कि आपसे कि इसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताना है। तो कॉन्सेप्ट पे अपने टिके रहो। तो दूरी जब निकालनी है तो रास्ते की लंबाई, तो यहां से चल रहे हैं आप, तो रास्ते की लंबाई कितनी, यानी कि आपने 3 क्वार्टर चला। बट मुझे बताना, अगर आप पूरे सर्कल पे चलते तो कितना चलते? 2 पाई आर, लेकिन आप चल रहे 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हैं ना बात को? तो जब पूरे सर्कल पे नहीं चले, आप केवल कितने चले? 3/4 भाग पर चले हैं। तो सोल्व करेंगे इसे, तो क्या आंसर आएगा? 2 दूनी 4, यानी कि आगे 3/2 पाई आर। बेटा डिस्टेंस आ जाएगी 3/2 पाई आर। तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा है 3r, ये गलत हो गया। 3/2 पाई आर, 3/2 पाई आर, 3/2 पाई आर, इन तीनों में से कोई सा आंसर है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो और भी आसान है। इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये बेटा ये सर्कल का सेंटर है ओ, और रेडियस कितनी है सर्कल की? मान लो ये आर दे रखी है, आर, तो ये रेडियस भी आर होगी, ये रेडियस भी आर, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये भी आर, ये भी आर। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा √2r। आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। अरे पाइथागोरस थ्योरम आती है ना सभी को? इनका आंसर बी है। समर्पित, मिस्टर तिवारी, ऋत्विक, आदित्य, सोनू, रवि गुप्ता, रोकी, राजवीर गुप्ता, राहुल के आर, राहुल कुमार, इन सबका बिल्कुल ठीक आंसर है। चले चलो आज के लिए नहीं रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ज्यादा तो नहीं होगा आपको सर, पहली क्लास में आपने तो एकदम मामला ज्यादा खींच दिया। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग सारे समझदार हैं, होशियार हैं, आपको मैं मूर्ख बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूं।
तेज बच्चे समझ रहा हूँ मैं आपको, है ना, पढ़े लिखे, और ये सारी बातें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। ये सर क्लास डाउनलोड नहीं हो रही, एक और आ गया, हो जाएगी भाई, 1-2 दिन सब्र कर लो, हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी काम चल रहा है एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल सुबह वही 7:15 बजे। प्लीज बी ऑन टाइम। चलती फिरती क्लास में आके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करना है, ये आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के बार बार। थैंक यू, बाय।